हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। आज है संडे। यहां पर हम 1 से लेकर 7 दिसंबर तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। 25 करंट अफेयर यहां पर मैं आपको बताऊंगा, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीकली करंट अफेयर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? विमेंस प्रीमियर लीग 2026 जो कि चौथा एडिशन है विमेंस प्रीमियर लीग का, यह जनवरी फरवरी मंथ में 2026 में आयोजित किया जाएगा। इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को, यह है इंडियन प्लेयर, दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स की टीम ने 3.2 करोड़ रुपीस में खरीदा है। WPL विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में यह सबसे महंगी दूसरी खिलाड़ी है, क्योंकि इनके पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 2023 में स्मृति मंधाना को 3.4 करोड़ रुपीस में खरीदा था। तो अब दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी हो गई है दीप्ति शर्मा, जिनको यूपी वॉरियर्स की टीम ने खरीदा है। 2026 का विमेंस प्रीमियर लीग 4th एडिशन है, जनवरी फरवरी मंथ में आयोजित किया जाएगा। 5 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी और 22 मैचेस यहां पर खेले जाएंगे। आपको पता है 2025 में विमेंस प्रीमियर लीग के 3rd एडिशन का आयोजन किया गया था। 2025 में विमेंस प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता और दिल्ली कैपिटल्स रनर अप रही थी। भारत के नए अर्थक्वेक जोनेशन मैप के अनुसार अब भारत में कितने अर्थक्वेक जोन हैं? तो अभी तक इंडिया में जो पुराना अर्थक्वेक जोनेशन मैप था इंडिया का, उसमें इंडिया को 4 भूकंपी क्षेत्रों में बांटा गया था। भूकंपी क्षेत्र 2, 3, 4 और 5। भूकंपी क्षेत्र या अर्थक्वेक जोन 1 में इंडिया का कोई भी प्लेस नहीं था, क्योंकि क्या होता है, अर्थक्वेक जोन 1 में उसको रखा जाता है जो पूरी तरीके से भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र हो। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कि भूकंप से सुरक्षित हो, जहां पर भूकंप नहीं आ सकता, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। तो इंडिया में अभी तक ये 4 जोन थे, भूकंपी जोन 2nd, 3rd, 4th और 5th। अब एक नया जोड़ा गया है 6। तो अब अगर अर्थक्वेक जोन की बात की जाती है इंडिया में, तो इंडिया में अब 5 अर्थक्वेक जोन घोषित किए गए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025 को जारी किया और इसमें अर्थक्वेक जोनेशन मैप को इन्होंने जारी किया है। मैप में एक नया जोन ऐड किया गया, जोन 6। देखिए क्या होता था, सारे जोन की बाउंड्री पर जो एरियाज थे उनको अगले जोन में ट्रांसफर किया गया है। उसी तरीके से जोन 5 में जो बाउंड्रीज पर एरिया थे, जहां पर सबसे ज्यादा जो भूकंप संवेदनशील थे, उनको जोन 6 में शामिल किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र है। तो हिमालयाज के कुछ क्षेत्र को जोन 6 में, पहले 5 में थे, अब जोन 6 में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से अब हमारे पास 6 भूकंपी क्षेत्र है। देखिए, भूकंपी जोन 1 होता तो वो पूरी तरीके से अर्थक्वेक से सुरक्षित होता, पर वो नहीं है। भूकंपी क्षेत्र 2nd, लो डैमेज रिस्क जहां पर हो भूकंप के कारण, उनको शामिल किया जाता है, जैसे एमपी का एरिया, यूपी, गुजरात के कुछ एरियाज। 3rd में मॉडरेट डैमेज रिस्क वाले क्षेत्र, केरला, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज, इनको शामिल किया जाता है। फिर हाई डैमेज रिस्क 4th भूकंपी क्षेत्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और 5th में वेरी हाई रिस्क डैमेज क्षेत्र थे, अंडमान निकोबार, कच्छ के कुछ एरियाज और हिमालय के एरियाज। अब हिमालय के एरियाज को 6 में शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से अब 5 भूकंपी क्षेत्र हो गए हैं इंडिया में। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय एरियाज को भूकंपी क्षेत्र 6 में जगह दी गई है। 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी। इस बार 2025 में 63 स्थापना दिवस 63वां स्थापना दिवस मनाया है किसने? नागालैंड ने। ठीक है ना? तो 2025 में नागालैंड का 63वां स्थापना दिवस है 1 दिसंबर को। अगर हम इतिहास में जाते तो नागालैंड का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो 1960 में नागा डेलीगेशन ग्रुप के साथ भारत के पीएम जो नेहरू थे उस वक्त,
जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था और यह प्रावधान किया गया कि हम नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा देंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्रावधान किया था, समझौता किया था। लेकिन जब तक नागालैंड स्टेटहुड पूर्णतः राज्य नहीं बन जाता तब तक इसका कंट्रोल जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा। ओके, ये प्रावधान हो गया 1960 में और फाइनली 1962 में स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट लाया गया। राष्ट्रपति के कंट्रोल में ही थे पावर, लेकिन आगे चलकर 1 दिसंबर 1963 में ऑफिशियली नागालैंड को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी और इस बार नागालैंड का 63वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अजय कुमार भल्ला एडिशनल चार्ज है इनके पास गवर्नर का। सीएम है नेफ्यू रियो। नागालैंड में विधानसभा की सीटें हैं 60 और लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट देखने को मिलती है। भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 14th एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है? पहली चीज तो यह कि एक्वेरिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाती है? तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित की जाती है। इस बार इसका 14th एडिशन आयोजित किया जा रहा है केरला के तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में। केरल के तिरुवनंतपुरम में इंडिया और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज एक्वेरिन आयोजित की जा रही है ना। एडिशन कौन सा है? तो इस बार ये 14th एडिशन है। 2 दिसंबर को यह शुरू हुआ और 15 दिसंबर तक ये तिरुवनंतपुरम केरला में आयोजित किया जाएगा। एक्चुअल में ये जो एक्सरसाइज है ना, ये काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन साथ में करने के लिए शुरू की गई है। इस बार ये 14th एडिशन है एक्वेरिन एक्सरसाइज का। इंडिया और मालदीव के बीच में यह आयोजित की जाती है। सबसे पहली बार 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। 18th विधानसभा बिहार विधानसभा में चुने गए स्पीकर प्रेम कुमार किस सीट से एमएलए हैं? तो पहली चीज तो ये कि बिहार विधानसभा के 8वीं बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, है ना। अब इस चुनाव में जो स्पीकर है ना विधानसभा के बिहार में, बिहार विधानसभा के स्पीकर बने हैं प्रेम कुमार। ये गया से एमएलए है। गया की जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से एमएलए है प्रेम कुमार। 8वीं विधानसभा बिहार में ये बने हैं विधानसभा के अध्यक्ष। देखिए, सर्वसम्मति से बिहार असेंबली का स्पीकर इनको इलेक्ट किया गया है। गया से आते हैं, गया से ये 9वीं बार एमएलए बने हैं 2025 में। बिहार असेंबली के 8वें स्पीकर इंडियन पॉलिटिशियन बिहार के प्रेम कुमार। बिहार में जो 8वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 243 सीटों पर हुए थे, जिसमें से एनडीए बीजेपी और उसका गठबंधन ने 202 सीटें अपने नाम की थी। महागठबंधन ने 35 सीटें अपने नाम की। अगर पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती, जेडीयू ने 85 सीटें अपने नाम की और राष्ट्रीय जनता दल जो कि तेजस्वी यादव की पार्टी है इसने 25 सीटें अपने नाम की है। लोक जनशक्ति पार्टी इन्होंने 19 सीटें अपने नाम की। चिराग पासवान की पार्टी है, 19 सीटें इन्होंने जीती है। तो 243 सीटों में एनडीए के पास बहुमत था 202 सीटों के साथ और बिहार में सीएम बने हैं नीतीश कुमार। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? इंडिया का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड पर। कोरल रीफ पर रिसर्च करना, इनके कंजर्वेशन के लिए काम करना, इन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इन सब पर रिसर्च के लिए नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडमान निकोबार आइलैंड में बनाया जा रहा है। ठीक है ना। इंडिया के कोरल रीफ को मॉनिटर किया जाएगा, उन पर रिसर्च की जाएगी, उनके कंजर्वेशन के लिए काम किए जाएंगे। 120 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यह रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। कहां पर? अंडमान निकोबार आइलैंड पर। कोरल रीफ क्या होते हैं? समुद्र के अंदर आपने देखे होंगे रंग बिरंगी चट्टानें आपको देखने को मिलती है। एक्चुअल में वो जो रंग बिरंगी चट्टानें हैं ना वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो छोटे छोटे समुद्री जीव हैं, कोरल पॉलिप्स, ये निकालते हैं।
जब लाखों की संख्या में ये कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हैं तो ये आपस में चिपकता जाता है और एक कठोर चट्टान बन जाता है, यही कोरल रीफ है। तो इनके संरक्षण के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। भारत में नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाया जाता है? इंडिया में नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आपको पता है 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसी की याद में नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। भोपाल गैस त्रासदी में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसी की याद में नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 2025 में सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर ये थीम रखी गई है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी की याद में इसे मनाया जाता है। ओके, तो ईयर मिल गया, भोपाल में हुई थी, कौन सी गैस रिसी थी ये हमको पता चल गया, MIC, और यूनियन कार्बाइड का प्लांट था। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। आप सभी SSC GD कांस्टेबल 2026 के लिए स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए ऑफर कंटिन्यू है। SSC GD कांस्टेबल 2026 के लिए आपको यहां पर 1 लाइनर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेटा मिल जाएगा, करंट अफेयर आपको मिल जाएगा और सारे MCQs मिल जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंस्टीट्यूशन ने अपना 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है रेजबेट को। रेजबेट देखिए वो कंडीशन है जब कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है किसी और को गुस्सा दिलाने के लिए, कि कोई और व्यक्ति गुस्से में आए और कमेंट करे, कोई भी रिएक्ट करे पोस्ट पर, तो ये जो गुस्सा दिलाने के लिए पोस्ट किया जाता है ना, ताकि क्लिक बैट बढ़े, तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है रेज बैट। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है रेज बैट वर्ड को। ओके, 2024 में ब्रेन रोट वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। ब्रेन रोट क्या होता है? जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, रीले बिना सोचे समझे स्क्रॉल करे जा रहे, ना कोई उद्देश्य ना माइंड हमारा काम कर रहा है, हम स्क्रॉल करे जा रहे हैं, घंटों बर्बाद कर देते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है ब्रेन रॉट, है ना। तो ये 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर था। 2025 में रेज बेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। डन। वॉरियूर कॉटन साड़ी को हाल ही में GI टैग दिया गया। वॉरियूर कॉटन साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये एक ट्रेडिशनल साड़ी है जो कि तमिलनाडु राज्य में बहुत ही फेमस है, वॉरियूर कॉटन साड़ी। इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया 2025 में। आपको पता है एक साथ तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। उसके बाद अब तमिलनाडु में GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट की संख्या हो गई है 74। अब वॉरियूर कॉटन साड़ी के बारे में तो हमने बात कर ली, एक तरह की ट्रेडिशनल साड़ी है तमिलनाडु की। इसके अलावा 4 और प्रोडक्ट जिनको GI टैग दिया गया, इधर देखो, कविंदा पड़ी नट्टू शक्करे, ये केमिकल फ्री गुड़ का एक पाउडर है, ट्रेडिशनल, बहुत फेमस है तमिलनाडु के स्थानीय समुदाय में, इसको भी GI टैग दिया गया। नामक्कल मक्कल पातिरंगल, ये सॉप स्टोन से बने हुए खाना बनाने के बर्तन है, ट्रेडिशनल बर्तन है, तमिलनाडु में फेमस है। एक चावल की प्रजाति है, उसको भी GI टैग दिया गया, थुयामल्ली चावल, राइस की एक वेराइटी है। और अंबा समुद्रम चोप्पू सामान, ये लकड़ी से बने हुए खिलौने हैं, बच्चों के लिए बहुत फेमस है तमिलनाडु में। इन 5 प्रोडक्ट को दिया गया है GI टैग। तो तमिलनाडु में अब GI टैग की संख्या हो गई है 74। हमारा क्वेश्चन वोरेयूर कॉटन साड़ी से था, तो तमिलनाडु की ट्रेडिशनल साड़ी है जिसे GI टैग दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान राम का स्टेच्यू कहां बनाया गया है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा भगवान राम का स्टेच्यू बनाया गया है गोवा राज्य में। गोवा राज्य में ये जो प्रतिमा या विग्रह बनाया गया है भगवान राम का, ये 77 फुट ऊंचा है। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू भगवान राम का, ये श्री संस्थान गोकर्ण
जीवोत्थम मठ जो कि गोवा में स्थित है, यहां पर बनाया गया है। आपको पता है इससे इसके जो डिजाइनर है ना वो राम सुतार है। भगवान राम के सबसे बड़े स्टेच्यू के डिजाइनर जो डिजाइन तैयार किए राम सुतार ने तैयार किए। राम सुतार ने ही गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और असम में लचित बोरफुकन का स्टेच्यू है स्टेच्यू ऑफ वेलोर, इनकी प्रतिमा की डिजाइन भी तैयार की थी। तो ये भगवान राम का सबसे बड़ा स्टेच्यू कहां लगाया गया? गोवा राज्य में। वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेच्यू देखें तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में है, 128 मीटर गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। लेक्यून सेक्या ये भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, म्यांमार में, 115 मीटर ऊंचाई। और स्टेच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की प्रतिमा है राजस्थान के नाथद्वारा में, 106 मीटर ऊंची। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। ओके, वर्ल्ड की मूवीज को यहां पर अवार्ड दिया जाता है, एक्टर्स को अवार्ड दिया जाता है। और यहां पर जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना वो गोल्डन पिकॉक अवार्ड होता है, जो कि मूवी को दिया जाता है। तो इस बार गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया स्किन ऑफ यूथ नाम की मूवी को। स्किन ऑफ यूथ ये एक वियतनामी मूवी है, वियतनाम की मूवी है, जिसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म के लिए। 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इसका आयोजन किया गया था गोवा के पणजी में। काफी अलग अलग कैटेगरीज होती है, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन पिकॉक अवार्ड है, बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। तो ये वियतनाम की मूवी को दिया गया स्किन ऑफ यूथ को। बेस्ट डायरेक्टर संतोष देवाकर को दिया गया गोंधाल मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड उबेईमार रियोस को दिया गया, कोलंबिया के एक्टर हैं, अब पोएट मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस जारा सोफिया ओस्तान को दिया गया, स्लोवेनिया की एक्ट्रेस है, लिटिल ट्रबल गर्ल्स नाम की मूवी के लिए। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहां पर रजनीकांत को दिया गया। ओके, तो यह है अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 56 गोवा पणजी में आयोजित किया गया था। ये 1952 में शुरू किया गया था अवार्ड समारोह, है ना। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल आयोजित किया जाता है और गोवा के पणजी में ही आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे हर साल कब मनाया जाता है? HIV एड्स जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है, इसके अवेयरनेस के लिए डे मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को, वर्ल्ड एड्स डे। HIV एड्स के बारे में वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलाने के लिए WHO ने 1988 में इसकी शुरुआत की थी। तब से यह हर साल 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है। ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, यह थीम रखी गई है 2025 में वर्ल्ड एड्स डे की। वायरस से होने वाला रोग है, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको इफेक्ट करता है और इस सिस्टम के CD4 T सेल को ये खत्म कर देता है। इससे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की गिर जाती है और व्यक्ति फिर छोटी छोटी डिसीज से सफर करता है और वो फिर बाद में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये HIV एड्स से, तो वर्ल्ड एड्स डे इसकी अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है 1 दिसंबर को। सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? पहली चीज तो यह कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी की प्रतियोगिता है, जिसमें 2025 में इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, इसका आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है। मलेशिया में आयोजित की जाने वाली चैंपियनशिप है। यहां पर बेल्जियम ने गोल्ड जीता है फाइनल में इंडिया को हराकर। तो गोल्ड मेडल बेल्जियम ने जीता, इंडिया ने यहां पर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और थर्ड प्लेस पर न्यूजीलैंड रहा, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में किया गया। एक इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है, 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी, मलेशिया में ही आयोजित किया जाता है। 2025 में 31वां एडिशन था, जिसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। सबसे सक्सेसफुल टीम यहां पर ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम रही है, जिसने 10 बार सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब जीता है हॉकी टूर्नामेंट। चर्चित पारंपरिक खेल मोहजुज किस राज्य में मनाया जाता है? चर्चित पारंपरिक खेल मोहजुज मनाया जाता है भारत के असम राज्य में।
रिसेंटली क्या हुआ है कि असम ने एक बिल पास किया है, इस बिल का नाम था प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी ऑफ एनिमल बिल 2025। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि मोहजुज स्पोर्ट्स को इस बिल की कैटेगरी से बाहर रखा है। एक्चुअल में क्या है ना, असम का एक ट्रेडिशनल गेम है, असम के अहोम साम्राज्य ने कभी इसकी शुरुआत की थी। यहां पर बैलों को आपस में लड़ाया जाता है। तो जो पशुओं के प्रति क्रूरता है, अब जब असम ही इस क्रूरता को बंद करने के लिए बिल लाया है, लेकिन इन्होंने मोहजुज स्पोर्ट को इस बिल की कैटेगरी से बाहर रखा है ताकि इस जो स्पोर्ट है ट्रेडिशनल, इसको आगे कंटिन्यू किया जा सके। इसीलिए अभी मोहजुज स्पोर्ट काफी सुर्खियों में था। तमिलनाडु में भी ऐसा जल्लीकट्टू नाम का एक ट्रेडिशनल गेम चलता है, यहां पर भी बैलों को दौड़ाया जाता है भीड़ में। तो इस प्रकार के तमिलनाडु में भी काफी फेमस है जल्लीकट्टू, और मोहजुज भी अभी कंटिन्यू रहेगा असम राज्य में। 200 साल पुराना ट्रेडिशनल स्पोर्ट है असम का। बफेलोस को आपस में लड़ाया जाता है। अहोम किंगडम के समय में शुरू किया गया स्पोर्ट को। असम में जो बिहू फेस्टिवल का माघ बिहू मनाया जाता है ना, उसमें ये बैलों को आपस में लड़ाते माघ बिहू में। ओके, सुप्रीम कोर्ट बैन कर चुका है, लेकिन क्योंकि रिलीजन से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है तो ये अभी तक कंटिन्यू है। असम में देखिए 3 बिहू मनाए जाते हैं, माघ बिहू जनवरी में, और रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में, और काटिया कोंगाली बिहू अक्टूबर में। तो इसमें से जनवरी में मनाया जाने वाला माघ बिहू फेस्टिवल जो है, उस वक्त ये जिस ट्रेडिशनल गेम को खेलते हैं वो है मोहजुज। ओके, असम राज्य का फेस्टिवल है। 2025 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? 2025 में वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है संयुक्त रूप से। एक है आर्मंड डुप्लेंटिस और एक है सिडनी मैकलॉगिन लेवरॉन। ये 2 प्लेयर को एथलीट्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया मेन और वीमेन कैटेगरी में। ओके, तो ये हैं दोनों प्लेयर हमारे। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम की संस्था है ना, पूरे वर्ल्ड में एथलेटिक्स खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है। ये हर साल एक अवार्ड निकालती है, वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये पहले तो एक ही को दिया जाता था, लेकिन 2023 में इसमें मेंस और विमेंस की कैटेगरी कर दी गई। अब 2000 ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, मेंस और विमेंस। 2025 में ये जो अवार्ड है मेंस कैटेगरी में अरमान डुप्लेंटिस को दिया गया है। आपको पता है 2023 में जब कैटेगरी को अलग किया गया था ना मेंस और विमेंस की, तो पहला अवार्ड भी इन्होंने ही जीता था मेंस कैटेगरी का। आया समझ में? 2023 में 3 बार अरमान डुप्लेंटिस ये अवार्ड जीत चुके मेंस कैटेगरी का। तो अरमान डुप्लेंटिस ये स्वीडन से आते हैं, पोल वॉल्टर के खिलाड़ी हैं, और सिडनी मैकलॉगिन लेवरॉन की बात करें यूएसए की प्लेयर है, जो कि हर्डलर और स्प्रिंटर खेल की खिलाड़ी है। दौड़ होती है, एक तो ये हर्डल रेस और एक ये फास्ट दौड़ते हैं 100 मीटर 200 मीटर, जिसमें उसेन बोल्ट भी दौड़ते थे। तो ये इन दोनों खिलाड़ियों को एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है वर्ल्ड एथलीट्स के द्वारा। 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे ज्यादा बार यह अवार्ड उसेन बोल्ट को दिया गया है, 6 बार। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पंजाब नेशनल बैंक की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, जो विमेन क्रिकेट टीम है हमारी, उसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। इन्होंने अभी जो हमारा वनडे वर्ल्ड कप है पहली बार हमारी विमेन्स टीम लेकर आई है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरमनप्रीत कौर को। तो हरमनप्रीत कौर पंजाब से आती है, विमेन्स टीम की हमारी कैप्टन है। इनको अर्जुन अवार्ड 2017 में दिया जा चुका है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में घोषित किया जा चुका है, और अदर अवार्ड भी दिए गए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अर्जुन अवार्ड है। अब पंजाब नेशनल बैंक की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई मिल्की वे जैसी संरचना वाली नई आकाशगंगा का क्या नाम है? तो जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स से उन्होंने एक नई मिल्की वे को खोजा है, जो कि पूरी तरीके से हमारी जो मिल्की वे, हमारी जो आकाशगंगा है, उसके जैसी दिखाई देती है, और इसको नाम दिया गया है अलकनंदा।
एक हिमालयन रिवर है अलकनंदा, उसके नाम पर नई खोजी गई आकाशगंगा का नाम रखा गया। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि पुणे में एक संस्था है, लेबोरेटरी, यहां पर एक नई गैलेक्सी की खोज की गई। दो रिसर्चर राशि जैन और योगेश वड़ाडेकर, इन दोनों ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक नई गैलेक्सी को खोजा है। ये जो गैलेक्सी है ना, हमारी मिल्की वे की तरह है, जो हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे की तरह ही स्पाइरल है। तो इसको नाम दिया गया है अलकनंदा, भारत की रिवर पर। और इस नई गैलेक्सी को हमारी मिल्की वे की ट्विंस गैलेक्सी घोषित किया गया है, क्योंकि यह हमारी गैलेक्सी की तरह ही स्पाइरल है। हमारी गैलेक्सी से यह 12 बिलियन लाइट ईयर दूर है और हिमालयन रिवर अलकनंदा पर इस नई गैलेक्सी का नाम रखा गया। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है, इनको पढ़ लेना पीडीएफ में से। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? एक रिपोर्ट है ये, वर्ल्ड में लैंड, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल को लेकर, उसके एनालिसिस को लेकर ये रिपोर्ट जारी करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है ये। तो इसने 2025 में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर नाम की रिपोर्ट को जारी किया। ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें कोई रैंक नहीं दिया जाता है देशों को सॉरी, कुछ चीजों को यहां पर एड्रेस किया जाता है, कुछ चीजों को देखा जाता है, लैंड, वाटर रिसोर्सेज से संबंधित, सॉइल से संबंधित, तो उसी की यहां पर बात होगी। ठीक है ना, रैंक किया जाता तो हम याद रखते हैं, लेकिन यहां पर केवल कुछ डेटा इसने शेयर किया है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। रिपोर्ट किसकी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की है। डन। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में 60% जो भूमि शरण है ना, वो एग्रीकल्चर लैंड पर किया जा रहा है, और इसमें लोगों का योगदान है। मतलब दुनिया में लैंड डिग्रेडेशन जो है, या फिर भूमि का जो शरण है, ये एक सबसे बड़ा इसका कारण है केमिकल, और उस केमिकल को खेती के लिए यूज किया जाता है। तो एग्रीकल्चर लैंड पर सबसे ज्यादा भूमि शरण देखने को मिल रहा है। 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन जितनी हो जाएगी ना, आज के हिसाब से 50% ज्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा लोगों को, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट के नाम से इसे जारी किया गया है। ठीक है, तो किसकी रिपोर्ट है ये? FAO, या मतलब इसे फुल फॉर्म अगर हम देखें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, 2011 से ये जारी की जा रही है इस संस्था के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? माउंट मेरापी, यह वोल्केनो देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। अभी इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है वेस्ट सुमात्रा, यहां पर यह लोकेटेड है वोल्केनो माउंट मेरापी नाम का, काफी सुर्खियों में रहता है, साल में 2-3 बार इसमें उद्गार हो ही जाता है, इसीलिए इसे माउंटेन ऑफ फायर के नाम से पुकारा जाता है। ओके, ये 2968 मीटर की ऊंचाई पर इंडोनेशिया के वेस्ट सुमात्रा द्वीप पर देखने को मिलता है। एक कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटो वोल्केनो है। माउंट मेरापी किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित वोल्केनो है। सिपरी टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 की सूची में भारत के लिए सबसे उच्च रैंक किस कंपनी ने हासिल की है? सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन के स्टॉकहोम का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि हथियारों को लेकर, वेपन्स को लेकर एनालिसिस करता है और समय समय पर रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड में पीस को बढ़ाने के लिए यह संस्था काम करती है। तो ये सिपरी एक रिपोर्ट इसने जारी की है, टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट निकाली गई है। इसमें इंडिया की सबसे ऊंची रैंक जिस कंपनी को दी गई, जो कि हथियार बनाती है, यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सिपरी की इस लिस्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 44वें नंबर पर है, 44 रैंक दी गई। इंडिया में यह सबसे हाई रैंक वाली कंपनी है ना, आर्म प्रोड्यूसिंग, हथियार मैन्युफैक्चरर।
तो सिपरी ने टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 की लिस्ट जारी की। दुनिया में मिलिट्री सर्विस या वेपन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों को यहां पर रैंक किया गया है, कौन सी सबसे बड़ी है। इंडिया की 3 कंपनी टॉप 100 में आई है इसमें। एक हमारी HAL 44 रैंक पर आई है 2024 की इस रिपोर्ट में। लास्ट ईयर जब रिपोर्ट आई थी तो ये 42 रैंक पर थी, लेकिन अब 44 रैंक पर है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL 58 रैंक पर है, और फिर मझगांव डॉक शिप बिल्डर ये 91 रैंक पर है 2024 में। ये लास्ट ईयर की रैंक भी मैंने मेंशन कर दी है तीनों की, और ये लेटेस्ट रैंक है तीनों की। 44 पर HAL, BEL 58 पर, और मझगांव डॉक 91 सेम रैंक है, पिछले साल भी यही थी। टॉप रैंक वाली कंपनी कौन, तो तीनों यूएसए की है, टॉप 3 रैंक। लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन सबसे बड़ी आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी यूएसए की। फिर RTX भी यूएसए की है, और नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉर्पोरेशन भी यूएसए की। ये टॉप 3 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, हथियार मैन्युफैक्चरर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में शूटिंग खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है। इसके नए अध्यक्ष कालिकेश सिंह देव को बनाया गया है। कालिकेश सिंह देव वैसे 2024 में प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन तब रनिंदर सिंह अपने पद से हटाए गए थे। पहले 2024 में अध्यक्ष रनिंदर सिंह थे। रनिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया, ये हटाए गए, तो आखिरी जो इनका टाइम पीरियड बचा था, कार्यकाल, उस बचे हुए कार्यकाल के लिए अपॉइंट किया गया था कालिकेश सिंह देव को। लेकिन अब फाइनली इन्हें फुल टर्म के लिए 4 साल के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। कौन? कालिकेश सिंह देव। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, ओडिशा में बोलांगीर विधानसभा क्षेत्र से MLA हैं, और ये पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। अब कालिकेश सिंह देव नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। भारत में शूटिंग स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने वाली संस्था है, 1951 में स्थापना, और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका नई दिल्ली में। भारत ने हाल ही में रिलोस एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है? रिलोस एग्रीमेंट इंडिया ने किया है रशिया के साथ। आपको पता है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया की यात्रा पर आए थे। यहीं पर दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट को अप्रूवल दिया गया है, जो कि पहले साइन किया जा चुका था। ये जो एग्रीमेंट है, ये है रिलोस एग्रीमेंट, जिसे कहा जाता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री लॉजिस्टिक को शेयर करेंगे। मतलब दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज कर पाएंगे रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर के लिए, सप्लाईज के लिए, और शिप को पार करने के लिए। ठीक है, तो एक दूसरे की मिलिट्री बेस को यूज किया जा सकता है। यह एग्रीमेंट हुआ है रिलोस एग्रीमेंट के नाम से, इंडिया और रशिया के मध्य में। ठीक है ना। अब इससे इंडिया को भी फायदा है, इंडिया का भी आर्कटिक और पैसिफिक ओशन में इंफ्लुएंस बढ़ जाएगा, और इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो भी यहां से बूस्ट होगा। स्वराज कौशल जिनका हाल ही में निधन हो गया, स्वराज कौशल का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं? तो स्वराज कौशल जो कि सुषमा स्वराज के पति थे, जो कि हमारी विदेश मंत्री रही है, अब तो उनका काफी पहले देहांत हो चुका है, तो उनके पति स्वराज कौशल का भी हाल ही में निधन हो गया। ये मिजोरम के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं, स्वराज कौशल। तो 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। एक क्रिमिनल लॉयर और इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं। वैसे बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन 1986 में एक मिजोरम पीस एकॉर्ड साइन किया गया था मिजोरम के अलगाववादी और गवर्नमेंट के बीच में, जिसके बाद मिजोरम में शांति आई थी। 20 साल के से चल रही इंसर्जेंसी को खत्म करने में, जो उग्रवाद था उसको खत्म करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी मिजोरम में। इसीलिए आगे चलकर 1990 में इनको मिजोरम का गवर्नर बनाया गया था। मिजोरम के तीसरे गवर्नर के रूप में इन्होंने 1990 से लेकर 1993 तक काम किया। इसके अलावा राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं ये 1998 से 2004 तक, और काफी अलग अलग पदों को इन्होंने संभाला है। तो स्वराज कौशल का हाल ही में निधन हो गया। मिजोरम के तीसरे गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है।
आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। नया रेपो रेट क्या है? तो हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब जो हमारी नई रेपो रेट है वो 5.25% है। अभी तक ये 5.50% थी। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है तो ये नई रेपो रेट हो गई 5.25%। आपको पता है रेपो रेट वो रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। तो क्या होता है ना, जब रिटेल इन्फ्लेशन अभी जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, देश में ग्रोथ को बढ़ावा देना होता है ना, इंडस्ट्रीज को रन करवाना होता है, तो इसी कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को कम कर देता है। मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाता है और लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं और इससे फिर जो हमारा बिजनेस है और ग्रोथ है वो भी हाई हो जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और नई रेपो रेट अभी हो गई है 5.25%। ओके, रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं, मतलब आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये दो इकोनॉमी की टर्म है, हम पहले बात कर चुके हैं, तो अभी हमने शॉर्ट में इसकी बात की है। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या है? 2025 में वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली चीज तो ये, विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 में हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज वर्ल्ड सॉइल डे की थीम है। पूरे वर्ल्ड में सॉइल की इंपॉर्टेंस को बताना और सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन को कम करने के लिए लोगों को अवेयर करना, यह मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड सॉइल डे को मनाए जाने का। यूनाइटेड नेशन ने 2013 में इसे अनाउंस किया था और पहली बार 5 दिसंबर 2014 में इसे पहली बार मनाया गया। तब से हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 2025 में हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज वर्ल्ड सॉइल डे की थीम है। ओके, तो यहां पर 1 से लेकर 7 दिसंबर तक के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। डिटेल में हमने डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को हमने समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं आपको बताता हूं, ऑफर ऑफ द डे की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो आज के वीकली करंट अफेयर के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इजीली डिस्कस कर लिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।